हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेद प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे एक फौजी भाई की ऐसी दुख भरी कहानी। ये कोई कहानी नहीं, ये वास्तविक जीवन की घटना है, या यूं कहें कि कैसे किसी फौजी को कोई महिला 376 के फर्जी केस में फंसाती है और उससे शादी करने के लिए कह लीजिए, या उससे एक्सटॉर्शन करने के लिए अर्थात पैसे के दोहन करने के लिए कह दीजिए, या यूं कह लीजिए उसे नौकरी से बर्खास्त कराने के लिए कह दीजिए। इस तरह के लोग फौजी भाइयों पे किस तरह के अपराध या आरोप लगाते हैं उसको बताएंगे, और ऐसे में क्या क्या कमजोरी होती है पूरे 376 के केस में। या यूं कहें, ज़रूरी नहीं है किसी फौजी भाई कोई भी नौकरी है, चाकरी वाला आदमी है, कोई भी अफसर रैंक का अधिकारी हो, किसी पर भी फर्जी केस जब लगाया जाता है तो किन किन पहलुओं पर, किन किन तथ्यों पर बात होनी चाहिए, किन किन तथ्यों से उसका बचाव हो सकता है, एक एक फैक्ट को पूरी बात आपको मैं बताऊंगा। अंत तक वीडियो में बने रहें, एक एक जानकारी आपको वास्तव में बेहद पसंद आएगी और अच्छी लगेगी। देखिए, यह केस है। देखिए, इस केस में ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ 100% बातें सही हों। हालांकि कोई बात झूठी नहीं बताई जाएगी, केस के फैक्ट सब सही होंगे, लेकिन जो बचाव का रास्ता, बचने का रास्ता, वो टाइम टू टाइम जब आप जैसा करेंगे उस तरह से आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो इस केस में हुआ ये था कि एक फौजी, वो उसकी तैनाती जहाँ थी वहीं पे हॉस्पिटल में एक महिला थी, वर्कर थी, कर्मचारी थी। दोनों में प्रेम संबंध होता है, मिलना जुलना होता है, पिक्चर हॉल देखने, सिनेमा में जाते हैं पिक्चर देखने, यानी कि पिक्चर हॉलों में आना जाना होता है, कहीं अलग पार्क में घूमने टहलने, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने वगैरह वगैरह। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। हालांकि उस फौजी का ये बताना था कि भाई मैंने आज तक कभी भी इससे शादी का वादा नहीं किया, न इसके साथ कभी भी फिजिकल हुआ। अब देखिए, सही क्या था गलत क्या था वो तो बाद की बात है, लेकिन जो केस था उसमें सही और गलत की परख क्या होती है और कैसे फ़ायदा ले सकते हैं आप, या कब आपका नुकसान होता है, इस पे चलते हैं। तो इस दौरान उस महिला ने फौजी पर 376 का केस कर दिया, यानी कि उसने एफआईआर में कंटेंट लिखाया कि शादी का झांसा देकर हमारे साथ दुराचार किया, वीडियो बना लिया, नशीला पदार्थ खिलाया और अस्पताल में ही संबंध बनाया वगैरह वगैरह। ये सब कंटेंट थी एफआईआर की। 161 में भी बातें सेम थी। 164 में आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं बताऊं जब एफआईआर हुई तो फौजी ने क्या किया। जैसे ही एफआईआर होती है, जेल बिना जेल जाए सही टाइम पे सही काम फौजी भाई ने किया और उस पर स्टे ले लिया। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे भी दे दिया। अब बात करते हैं इस केस को कैसे पता चल गया कि इस केस में फर्जी झूठी एफआईआर लिखाई गई। देखिए, 376 की एफआईआर में जो ये कंटेंट थे वो तो थे। 161 में सब कुछ लगभग सेम इसलिए होता है कि 161 का बयान जो है दरोगा के सामने होता है, दरोगा मन मुताबिक अपने लिख भी देता है, ऐसा भी होता है। तो हुआ ये कि जब 164 का बयान हुआ, पहली बात तो 164 के लिए बार बार विवेचक महोदय ने कहा कि भाई 164 का बयान तुम्हारा कराना है, न्यायालय चलो वगैरह वगैरह। तो बार बार यह कह के टाल दिया गया इस केस में कि अभी मैं बाहर हूँ या अभी अपने गांव में हूँ, इस तरीके की बात, या मेरी तबीयत अभी नहीं सही है। दूसरा, मेडिकल कराने की बात भी इसी तरह टालती गई कि अभी मैं गांव में हूँ या अभी मेरी तबीयत नहीं है, असहज महसूस कर रही हूँ वगैरह वगैरह। जबकि सही बात यह है कि बयान और मेडिकल जानबूझकर लेट कराए गए पीड़िता के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखो, जब तुम असहज महसूस कर रही थी तो तुम ड्यूटी कैसे कर रही थी? रेगुलर तुम हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जा काहे रही थी? असहज महसूस कर रही थी बयान देने में, मेडिकल कराने में। तो ये बहाना है।
एक दूसरा और बहाना यह है कि उसने ये कहा कि अभी मैं बयान इसलिए नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि हमारी उसकी शादी की बात चल रही है। चलिए शादी की बात चल रही इसलिए बयान नहीं देना चाह रही है। तो जब अभियुक्त ने कहा कि भाई शादी कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, लेकिन उसने मना कर दिया शादी करने से, तो ये शादी वाली बात भी उसकी झूठी और फ्रॉड साबित हो गई कि वो शादी नहीं करना चाहती। दोनों पक्षों में 12 लाख पे समझौता तय हो रहा था। हालांकि 12 लाख उसकी डिमांड थी, लेकिन फौजी 12 लाख देने को तैयार नहीं था। और क्यों होता तैयार? भाई उसने जब कोई अपराध नहीं किया। अब आ जाइए 164 के बयान में, जो मैं अक्सर कहता हूं कि जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती पीड़िता के द्वारा कर ही दी जाती या कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोल दी जाती। एफआईआर में यह लिखाया गया था कि शादी का झांसा देकर लगातार बलात्कार करता रहा। 2024 का ये मामला बताया उसने, कोई डेट टाइम प्लेसमेंट नहीं बताया। अब 164 में उसने कोई एक डेट भी बता दी, एक डेट भी बताई, पहली गलती कंट्राडिक्शन। दूसरी बात उसने, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, डेट तो उसने बता दिया। डेट के साथ साथ एफआईआर में उसने ये बताया था कि नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया और वीडियो बनाया। 164 के बयान में उसने ये कहा कि चॉकलेट खिलाकर। भाई चॉकलेट तो नशीला पदार्थ होता नहीं है। अब ऐसा कहना चाहिए कि चॉकलेट में कुछ मिला कर दिया, तो भाई चॉकलेट तुमने फाड़ा, तो अब जब सील पैक है तो चॉकलेट में कैसे कुछ मिलाएगा। दूसरी बात ये कि चॉकलेट कोई भी नशीला पदार्थ नहीं है। और सबसे बड़ा झूठ इसमें, हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी कोई महिला हो और उसके साथ कोई आर्मी वाला जाए और बलात्कार कर दे, पूरे हॉस्पिटल को पता भी न चले। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है, खासतौर से आर्मी हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल जो है भाई, वहां डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, मरीज होते हैं, सब लोग होते हैं। तो ये घटना भी जो बताई गई, ये बात पचती नहीं है। अब आ जाइए चौथी बात, जो विवेचक हैं, विवेचक की गलती क्या हो जाती है वो भी मैं बताऊंगा। विवेचक द्वारा जब विवेचना किया जाता है, चार्जशीट लगाई जाती है, तो सही बात तो यह है घटना स्थल का निरीक्षण करना चाहिए। चूंकि एक आर्मी हॉस्पिटल अगर है या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है, तो कौन आया और कौन गया, यानी कि एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर सिग्नेचर क्या अभियुक्त के हैं? नहीं है। दूसरी बात, जब घटना स्थल का निरीक्षण करना चाहिए तो विवेचक को यह बात स्पष्ट कहनी चाहिए। पहली बात तो नक्शा बनाना चाहिए कि ये स्पॉट है जहाँ पे घटना हुई है, वो नक्शा उस पर नहीं है पेपर में। अगर होता भी तो क्या क्या दरोगा गलती करता वो भी समझ लीजिए। और ये केस में, हर एक केस में गलती होती है। अगर नक्शा बनाया गया कि हाँ यहाँ पे ये घटना हुई थी, तो किस कंडीशन में अभियुक्त था, किस कंडीशन में पीड़िता थी, ये मेंशन होना चाहिए। और कौन कौन से लोग कहाँ पर थे, ये मेंशन होना चाहिए। कब? जब घटना स्थल का निरीक्षण करने गया था विवेचक, तो भाई उसके कांस्टेबल कहाँ थे, या पीड़िता उस समय कहाँ खड़ी थी, या और कोई अगर वहाँ पे उपस्थित था। भाई अस्पताल है, जब आप जाओगे निरीक्षण करने तो कोई ना कोई स्टाफ वगैरह वगैरह, डॉक्टर कुछ तो रहेंगे, उनका नाम होना चाहिए, वो नहीं है। और अगर नाम है तो उनका बयान होना चाहिए। लेकिन दरोगा ये कह देता है या विवेचक किसी मुकदमे का ये कह देता है कि भाई भलाई बुराई की के दृष्टिकोण से किसी ने गवाही नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ कौन कौन मौजूद था जब तुमने घटना स्थल का निरीक्षण किया, तो ये तो मेंशन होना चाहिए। उस नक्शे में नहीं रहता है, मैक्सिमम केसों में नहीं रहता है। और जब घटना स्थल का निरीक्षण करने गए थे, वो रवानगी कहाँ है? भाई थाने से रवानगी भी तो बनती है। यानी कि कई ऐसी गलतियां होती हैं जो दरोगा की गलती का फायदा अभियुक्त को मिलता है, और कई ऐसी गलतियां होती हैं जो महिला की अर्थात पीड़िता की गलती का भी फायदा मिलता है अभियुक्त को। और एक सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा फायदा या लाभ इस केस में अभियुक्त को जो मिलेगा, उस पर आपको मैं बता दूं क्या। जिस दिन की घटना बताई जा रही है 13 तारीख की,
अगर 13 तारीख की घटना बताई जा रही है कि किसी भी महिला के साथ अगर 13 तारीख को रेप जैसी घटना होगी, घिनौनी घटना होगी, अपराध होगा, तो एफआईआर पहली बार डिले क्यों है, 6 महीने बाद क्यों है? दूसरी बात, जिसने तुम्हारे साथ इतना घिनौना अपराध किया 13 तारीख को, 14 तारीख को तुम उसी के साथ पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने पहुंच गई, उसका टिकट भी है, सब कुछ है। कहने का मतलब ये तो सोचने वाली बात है कि किसी के साथ कोई घटना हो रही हो 13 तारीख, 14 तारीख को तुम उसके साथ सिनेमा देखने जा रही हो, तो इसका मतलब क्या कहा जाए? इसे कंसेंट कहा जाए? पहली बात तो इसे कंसेंट कहा जाएगा। अगर कंसेंट नहीं कहा जाएगा तो इसका मतलब कोई घटना हुई ही नहीं थी, और अगर हुई थी तो सीडीआर निकाला जाए, लोकेशन ट्रैक करा जाए दोनों का कि वहाँ पे उस समय क्या अभियुक्त मौजूद था या नहीं मौजूद था, तो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इन तमाम गलतियाँ, ये ऐसी गलतियाँ हैं कि जो कि अभियुक्त की एफआईआर को क्वेश करेंगे आने वाले समय में, चार्जशीट या समनिंग ऑर्डर को क्वेश करने वाली है। इन गलतियों से कैसे कोई बच सकता है? क्या सबूत इकट्ठा हो जाएगा इनके खिलाफ? कहने का मतलब ये है, किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से पहले 100 बार सोचें कि मेरे साथ जो घटना हुई है वही मैं एफआईआर में दर्ज कराऊं, एक्स्ट्रा बातों को ना लिखाऊं, किसी भी व्यक्ति को इस तरह से ना फंसाऊं, फर्जी ना फंसाऊं, पैसे के लालच में ना फंसाऊं। मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूं। हालांकि कभी कभी घटनाएं सही भी होती हैं, लेकिन फैक्ट उसमें गलत सही दिखते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन जब किसी को फर्जी फंसाया जाएगा तो उस पर वीडियो बनेगा और उस पर कानूनी जानकारी मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत है, आपत्ति है, उस पर मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए, जो अपराधी नहीं है उसे बाइज्जत बरी तो होना ही है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।